ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी हाल ही में खबरों में रही और बिहार और साथ ही साथ अन्य राज्यों के भी लोगों के तरफ या उन लोगों का एक आकर्षण का केंद्र रही बिहार का सेंसस रिपोर्ट 2023। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार का सेंसस यानी कि बिहार के जाति जनगणना 2023 जो कि अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भले ही दुनिया की नजर इस रिपोर्ट पर है, बट हम एस्पिरेंट्स के लिए यह रिपोर्ट या इस रिपोर्ट से किस प्रकार के आने वाले एग्जामों में, चाहे आपका बीपीएससी का मेंस का एग्जाम हो या फिर अपकमिंग आपके प्रीलिम्स एग्जाम हो या बिहार से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो और बिहार के लिए स्पेसिफिकली, तो वहां से प्रश्न आने की संभावनाएं अच्छी खासी हो जाती है। तो आइए जरा इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से आखिर क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे एक ट्वीट, जिसको आज के डेट में हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, पहले ट्वीट के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन उन्होंने इस चीज को ट्वीट किया और उन्होंने यह बात बताया कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं और जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई उन्होंने दिया। अब आखिर ये जातीय जनगणना इतनी महत्वपूर्ण है क्यों, और ये जातीय जनगणना आखिर खबरों में रही क्यों, और इसके अगर हाइलाइट्स की हम लोग बात करते हैं तो एक हाइलाइट जिसने सबके कान को खड़े कर दिए और पूरे का पूरा भारत हमारे बिहार की तरफ देख रहा है, वह यह कि यह जो डेटा रिलीज हुआ है इसमें बैकवर्ड क्लास जो है, बैकवर्ड क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग, वो आपके 27.13% है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट यानी कि अति पिछड़ा वर्ग वो आपके 36.01% है। अब दोनों को मिला करके आप समझ सकते हैं कि आखिर इतना ज्यादा वह क्यों आकर्षित कर रहा है तमाम तरह के लोगों को और तमाम तरह के मतलब समझिए पूरे भारत के, खासकर नॉर्थ इंडिया के लोग या पूरे भारत के लोग इस डेटा की तरफ आपको देख रहे हैं। वहीं जनरल कास्ट यानी कि सामान्य कैटेगरी की हम बात करते हैं तो महज 15.52% ही आपको सामान्य कैटेगरी से नजर आ रही होगी। अब एक प्रश्न आता है कि आखिर ये खबरों में क्यों है, व्हाई इन दिस न्यूज। तो अभी हमने जो डेटा देखा उस डेटा की तरफ अगर हम लोग नजर डालें तो ओबीसी यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं आपके पिछड़ा वर्ग, और या फिर आपके ईबीसी जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि आपका अति पिछड़ा वर्ग, अगर आप दोनों के जनसंख्या प्रतिशत को ऐड कीजिए तो आप पाएंगे कि बिहार में इनकी दोनों की जनसंख्या को मिला करके अगर हम लोग बात करते हैं तो 63% यानी कि 63% आपको जनसंख्या इनकी नजर आती है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस हम आ सकते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं इससे आप थोड़ा सा वापस से एक हम कह सकते हैं कि इस विवाद को या फिर उस चीज को जन्म दे दिया जो पहले कहा जाता, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं राइट नाउ, अगर बिहार के आरक्षण की हम लोग बात करते हैं या कोई भी चीज की या किसी भी प्रकार के वेलफेयर की, तो हम देखते हैं 27% ओबीसी को दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि ओबीसी और ईबीसी यानी कि जो ईबीसी है, भले ही आप बिहार का एग्जाम देते होंगे तो वहां पे आपको ईबीसी एक कैटेगरी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग आपको नजर आता होगा, लेकिन बिहार के बाहर या फिर हम लोग अगर बात करते हैं अन्य राज्यों में या ज्यादातर राज्यों में आप पाएंगे कि ओबीसी सिर्फ एक कैटेगरी है या सेंट्रल एग्जाम में ही सिर्फ ओबीसी कैटेगरी ही लागू होती है। तो ओबीसी को भी कैटेगराइज अलग अलग कैटेगरी में करने का इस चीज को वापस से जन्म दिया है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि बहुत सारे आपके वेलफेयर, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भारत है वो एक वेलफेयर स्टेट है, वो एक आपके कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य के लिए आपको किसका कल्याण करना है, एक समाज, हमारी सोसाइटी जो बटी हुई है, खासकर कास्ट को लेकर के हमारे यहां ज्यादा थोड़ा रुझान रहता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उनके लिए वेलफेयर करना, उनके लिए आपके कल्याण करना, यह बेसिकली इस डेटा से काफी ज्यादा लाभान्वित होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस डेटा की तो मेरे सामने आप सब लोग देख सकते हैं
कि विभिन्न जाति और समुदाय जो बिहार के हैं, इसको हम लोगों ने अगर एक कैटेगराइज में बांटा है तो हम पाएंगे कि ईबीसी की संख्या यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसको हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इसकी जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 36.01, जो कि आपको सबसे ज्यादा आपको इनकी जनसंख्या नजर आती है। दूसरे नंबर पे हम लोग अगर बात करते हैं ओबीसी, हालांकि इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल पे ईबीसी कैटेगरी जो है इसको ओबीसी कैटेगरी के साथ ही दिया जाता है, लेकिन बिहार में इसको एक अलग कैटेगरी जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसकी बात करें तो, और ओबीसी की बात करें तो 27.12%। उसके बाद आपके आते हैं अनुसूचित जाति यानी कि आपके शेड्यूल कास्ट की हम लोग अगर बात करते हैं तो यह 19.65% हमारे बिहार में नजर आते हैं। अनुसूचित जनजाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमें नजर आ जाते हैं 1.68%। और बौद्ध, यहां पे हमने एक और डेटा दिया कि बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखने वाले ईसाई, क्रिश्चियनिटी, सिख, जैन, इन सब से ताल्लुकात रखने वालों की प्रतिशत में जनसंख्या हमारे बिहार में 1% से भी कम है। और जो जनसंख्या हमारे बिहार में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की बात करते हैं तो वह आपको नजर आ रही थी जहां पे 10.4 करोड़, अब वो बढ़ करके 13.07 करोड़ आपको नजर आ रही है। तो जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है पूरे देश का बड़ा है तो बिहार का भी हमारी बड़ी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो जातीय जनगणना है इसने एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, और कुछ कमेटी जिन्होंने पहले रिपोर्ट दिए थे, कुछ ऐतिहासिक कमेटी, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कमेटी वापस से ये खबरों में क्यों आ रही है। अगर हम लोग बात करते हैं सब कैटेगरी की, जैसे ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास की हम लोग बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर बिहार में जनसंख्या किसी एक पार्टिकुलर कास्ट में भी, किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी के पार्टिकुलर कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यादव जो हैं यह बिहार में आपको सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आप देख सकते हैं 14.26%। जादव के बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो जादव के बाद आपको कुशवाहा नजर आते हैं, फिर कुर्मी, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपके बनिया आपको नजर आते हैं। वहीं अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो चमार जाति आपको सबसे ज्यादा नजर आती है। इसके बाद हम लोग दुशाद, फिर मुसहर, पासी, ये आपको कैटेगराइज करके आपको शेड्यूल कास्ट में आपको नजर आता है। वहीं अगर हम लोग सामान्य कैटेगरी या जिसको हम लोग स्वर्ण कैटेगरी भी कहते हैं, यानी कि अब फॉरवर्ड कास्ट भी हम लोग कहते हैं, इसकी बात करते हैं तो फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो हम पाएंगे कि फॉरवर्ड में आपके ब्राह्मण सबसे ज्यादा 3.65%, फिर राजपूत दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे भूमिहार, और कायस्थ सबसे कम नंबर यानी कि 0% से भी कम, महज आपके 0.6% आपको पूरे बिहार में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा डेटा को और अगर हम लोग एग्जीरेट करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की हम लोग बात करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो यह रिपोर्ट भी आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम लोग रिलीजन यानी कि आपके धर्म के बेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदू ऑब्वियस सी बात है, और सबसे बड़ा धर्म प्रतिशत के आधार पर बिहार में 81.99% जो है यह आपको हिंदू जनसंख्या बिहार में नजर आ रही है। इस्लाम यानी कि आपके मुस्लिम आबादी 17.7%, क्रिश्चियनिटी तीसरे नंबर पे बौद्ध तीसरे नंबर पे 0.085, क्रिश्चियनिटी तीसरे पे 0.05, और बौद्ध यहां पे चौथे पे 0.085, फिर सिख, फिर उसके बाद जैन, यह आपको नजर आ जाता है हमारे बिहार में। अब एक प्रश्न आता है कि ये जो जातीय सर्वेक्षण है इसकी जो प्रक्रिया हमारे बिहार में हुई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें से ये निकालना है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जातीय सर्वेक्षण में अगर अपनाई गई कुछ प्रतिक्रिया की बात हम लोग करते हैं, या जो प्रक्रिया जिस प्रोसेस से यह आपका जो कास्ट सेंसस हुआ है उसकी अगर हम लोग बात करें तो 2 फेजों में हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सारे के सारे घरों पे जा करके उनको 17 सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए और उनको बोला गया कि इसको आप जो है फिल कीजिए, इन क्वेश्चनों को आप फिल कीजिए। उसके बाद जो घर का मुखिया है यानी कि घर का जो हेड है, किसी भी घर का एक मुखिया होता है, हेड होता है, आपके घर में आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी, जनरली पुरुष ही होते हैं, पुरुष प्रधान हमारा समाज है तो जनरली पुरुष ही होते हैं। अब जो हेड है उन हेड में रहने वाला जो उनकी जातियां, उपजातियां, सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में एक डेटा एकत्र किया गया। हालांकि इसमें एक क्लॉज भी है
कि अगर कोई जो हेड ऑफ द फैमिली है वह अगर चाहे तो अपना जैसे कि आधार कार्ड हो गया जिससे ये प्रमाणित होता है कि हाँ भाई यही है, तो यह वैकल्पिक था यानी कि ऑप्शनल था। जो चाहे तो अपना आधार कार्ड नहीं भी दे सकता था, कोई चाहे तो दे भी सकता था, ये ऑप्शनल था। हालांकि मतलब कि इस हिसाब से इस डेटा को आपके जातिगत सर्वेक्षण में अपनाई गई जो प्रक्रिया है 2 फेजों में आपको की गई। पहले घर को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके हेड ऑफ द फैमिली से सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमी, उनकी क्या कास्ट है, सब कास्ट क्या है, इस तमाम तरह की चीजों को यहां पे आपके अपनाया गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, बिहार कास्ट सर्वे, इसका एक महत्व क्या है, तो सबसे पहले इस चीज को वापस से अगर हम लोग देखें तो खबरों में आ गई है, जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी देखा ओबीसी ईबीसी मिलाकर के कितना हो रहा है। और यहां हम देख रहे हैं कि ओबीसी कोटा जो कि आपके 27% की बात कर रहा है, अब बात हो रही है कि ओबीसी कोटा को 27% को वापस से, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण इज नॉट अबाउट कि भाई गेटिंग अ जॉब, हमें इस चीज को समझना होगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, कई लोग आरक्षण को लेके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन या जिसको हम लोग कहते हैं आरक्षण, यह रिजर्वेशन जो है इज नॉट ऑल अबाउट गेटिंग अ जॉब, इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। यह रिप्रेजेंटेशन का काम करती है कि आप कितने हैं और आपका रिप्रेजेंटेशन कितना हो रहा है, चाहे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे आपके नौकरियों में हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कोटा जो कि 27% है, और इस पे वापस से ये चीज खबरों में आ गई। इससे पहले एक केस था, जस्टिस रोहिणी कमीशन एक बजी थी और उन्होंने बोला कि ओबीसी को सब कैटेगराइज करने के लिए, यानी कि ओबीसी में भी अलग अलग कैटेगरी, जैसे बिहार में चलता है ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी को बांटने के लिए, हालांकि ये रिकमेंडेशन 2017 में आया था लेकिन अभी भी उसको पब्लिक नहीं किया गया है। तो यह चीज वापस से खबरों में आ गई कि ये भाई जस्टिस रोहिणी कमीशन, आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि रोहिणी कमीशन कब आई, क्या चीज से रिलेटेड है, तो आप बता देंगे। इसके अलावा एक केस आया था जिसमें आप सबने सुना होगा इस केस के बारे में, ठीक है, इंदिरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। इसमें यह वर्डिक्ट आया था इस केस का कि 50% से ज्यादा हम सीटों को आरक्षित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें शुरुआत में, अगर हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर के 63% हो रही है, जो कि 50% से 13% ज्यादा है। और एक रिपोर्ट आपको आई थी, आप सबने इसके बारे में जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस केस है, कि इसमें यह कहा गया कि भाई आरक्षण पर 50% की सीमा, इससे ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। वह भी वापस से खबरों में आ गई, एक ऐतिहासिक था। इसके अलावा एक और बहस छिड़ गई है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग, यानी कि जिसका जितना जनसंख्या है उसको उतना आरक्षण दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो वापस से यह खबर भी आपको खबरों में नजर आ रही होगी और विवाद, एक मतलब समझिए कि एक डिबेट का हमारे सोसाइटी में एक बन चुका है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो एक और महत्व चीज जो हमारे यहां आती है कि व्हाट आर द इश्यूज विद द कास्ट सिस्टम या कास्ट सेंसस। जो हमारे यहां जातीय जनगणना है उसका क्या इश्यूज या उसका क्या आपके इंपैक्ट पड़ता है। तो जाति की अगर हम लोग बात करते हैं कि जाति हमारे बिहार में या तमाम हिंदी बेल्ट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बिहार की बात है तो बिहार की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जाति के ऊपर राजनीति, सामाजिक प्रभाव, बहुत सारी चीजें आपको अपने आसपास पड़ती हुई नजर आएंगी। बिहार के ज्यादातर मेरे क्राउड या इस चैनल का क्राउड है तो आप लोग को ज्यादा समझाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, आप लोग खुद समझते होंगे। कास्ट जो है आज भी हमारे यहां क्लास पर भारी पड़ जाता है। कास्ट और क्लास पे भारी पड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे लेटर सपोज मानिए कि एक दलित जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ठीक है, वह एलिजिबल है, बस खुद के सोच करके बताइए, समझिएगा, वह एलिजिबल है, ठीक है, वह एलिजिबल है और काफी पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक जॉब है उसके पास। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कोई एक सामान्य कैटेगरी का इंसान है, वह भी इसके ही इतना एलिजिबल है,
तो आपको ही पता है सोसाइटी किसको प्रेफरेंस देगी। सोसाइटी देगी आपके सामान्य जो व्यक्ति है उसको प्रेफरेंस देगी, जो सामान्य वर्ग से आ रहा है। भले ही दोनों के मार्क्स एक ही हो, दोनों उतने ही एलिजिबल हो, लेकिन फिर भी सोसाइटी इनको प्रेफरेंस देगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहां जो कास्ट है, यानी कि जो हमारे यहां जाति है, वह आज भी आपके क्लास के ऊपर भारी है, यानी कि वर्ग के ऊपर भारी है। देखिए, दोनों के पास सेम पैसा, दोनों के पास सेम जॉब, लेकिन समाज में आप सबको पता है ज्यादा एक्सेप्टेंस किसको मिलेगी, तो ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी सामान्य वर्ग में। आप में से कई लोग इस स्टेटमेंट को लेकर के मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, बोलते हैं नहीं सर हमारे घर में तो नहीं होता है, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है या हम ऐसा नहीं करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि ऑल ओवर। और आपका घर पूरा बिहार, पूरा भारत नहीं है। आप गांव में जाइए, आपको आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दूंगा। आज भी आपके घर में कोई अगर मजदूर आता है तो आप देखेंगे कि उनके लिए एक अलग कप की चाय आती है, एक अलग कप में उनको चाय दिया जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, नोटिस कीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं ना इसके फेवर में हूं ना इसके अगेंस्ट में हूं, मैं एक न्यूट्रल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में और आपके मानसिक जो है चीजें, जिससे आप अपने मेंस में एक अच्छा आंसर राइटिंग फ्रेम कर सके, साथ ही साथ इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली चीजों को कर सके, उस हिसाब से मैं चीजें, ये डेटा जो है आप सबको बता रहा हूं। तो आपको आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर सेंसस के इतिहास की हम लोग बात करते हैं, कास्ट सेंसस के इतिहास की, जातीय जनगणना की, तो सबसे पहले 1931 में अंग्रेजों के समय में यह कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना हुई थी, जिसको पब्लिकली यानी कि आपके सार्वजनिक किया गया। इसके बाद 2011 की जो जनगणना थी, आजादी के बाद पहली बार ऐसा था कि जातीय जनगणना किया गया, डेटा एकत्र किया गया, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। कारण यह था कि लगा कि ड्यू टू द फियर ऑफ पॉलिटिकल फेवरेटिज्म, यानी कि कहने का मतलब कि यह एक समाज के लिए एक इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है कि भाई एक मतलब डर लग सकता है, मतलब एक समझ ये हो सकता है कि भाई यूनाइट होकर के समाज को अनस्टेबल बन जाए, लोग आरक्षण के लिए आ जाए सड़कों पर, इस प्रकार की चीजें हो सकती है। इसीलिए इसको फॉर मतलब हम कह सकते हैं पॉलिटिकल फेवरेटिज्म और ऑपोर्टुनिज्म, कई लोग इसमें नेतागण भी इसका फायदा उठा सकते हैं, बोलते हैं भाई हमारे समाज से इतने लोग हैं, हम भाई तुम्हारे लड़ेंगे। और खैर ये सब चीजें आपको पता ही है सारी चीजें कि भाई कास्ट पे किस हिसाब से राजनीति आधारित है, तो उस तमाम तरह की चीजें भी यहां पे हो सकती है। और आप सबको पता है कि भाई हम सब जितने भी लोग हैं, एक दो चीजों का ख्याल रखना है कि यार कास्ट है ठीक है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि कास्ट मतलब क्या हुआ, कि जैसे लेटर सपोज मान के चलिए कि कास्ट की राजनीति मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान के चलिए कोई शेड्यूल समाज है, शेड्यूल कास्ट कोई समाज है, शेड्यूल कास्ट। अब इस शेड्यूल कास्ट में जो सबसे बेस्ट शेड्यूल कास्ट होगा या सबसे जो उसमें सबसे ज्यादा एलिजिबल होगा वह रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कुछ चंद लोग के बच्चे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नहीं हुआ सही सिस्टम। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसी एक पार्टिकुलर ओबीसी कम्युनिटी, उस पार्टिकुलर ओबीसी कम्युनिटी का जो सबसे बेस्ट या सबसे एलिजिबल होगा, सबसे ज्यादा चीजों को समझने वाला इंसान होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो नहीं रिप्रेजेंट करता है, कुछ परिवार के लोग करते हैं। तो इन सब चीजों को भी सोचते हुए हमें अपना एक आंसर बिल्कुल एक बैलेंस तरीके से बनाना है। लास्ट में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये उन लोगों के वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा महत्व होगा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई किस जगह पे क्या काम करना है, और इस प्रकार के जो कमिटी रिपोर्ट इससे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा आप सबको पता है कि बीपीएससी उत्कर्ष परिवार, क्योंकि मैं परिवार ही इसको कहूंगा, आप सबके लिए 17th बीपीएससी बैच लाया है चाणक्य, जिसमें हम फाउंडेशन बैच करा रहे हैं। यह फाउंडेशन बैच की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, हमारा मकसद है आपको सिलेक्शन दिलवाना, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करवाना। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का पैकेज आपको महज 3,499 मिलने वाला है। और यह दशहरा ऑफर आप सबके लिए, क्योंकि दशहरा में हम सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो यह हम सब गुरुजनों की तरफ से और तमाम आपके उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। और यह बैच जो है 16 तारीख से शुरू होने वाली है, 16 अक्टूबर से यह बैच शुरू होने वाली है, चाणक्य बैच। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होने वाली है, तो तैयार हो जाइए।
दिल थाम के पीडीएफ इसमें आपको मिलने वाले हैं, बुक्स की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज। इस बैच की खासियत मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। इसके अलावा इसमें आपको रेगुलर यूनिट टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा मेंस के लिए एक पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं कि किस प्रकार से मेंस का आंसर राइटिंग फ्रेमिंग करें। एस्से, इसको कैसे भूल सकते हैं, एस्से की भी क्लास इसमें आपके इंक्लूड है। और लास्ट में इंटरव्यू की भी क्लासेज, आप अगर वहां तक पहुंचते और पहुंच ही जाइएगा तो इंटरव्यू के लिए भी हम आपको मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बढ़िया लगा हो, क्लास बढ़िया लगी हो। वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर आपका क्या विचार या आपने क्या कंक्लूड करके लिखना चाहिए कास्ट सेंसस पे, जातीय जनगणना पे आपके हिसाब से, और किस प्रकार से होने चाहिए। क्या ये हमारे भारत के सारे राज्यों में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या निगेटिव एस्पेक्ट है। तो यह आप लोग का होमवर्क है कि पॉजिटिव, यह आप लोग का होमवर्क है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है, सारे बच्चे पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वह पॉजिटिव एस्पेक्ट एक लिखें और एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। इसी प्रकार से आपका जो है मतलब कि समझिए कि एक रीजनिंग पावर आपके अंदर बढ़ेगी। तो इस दोनों को लिख करके कंक्लूजन रखें, और कंक्लूजन में ध्यान रखना है कि हम सिविल सर्वेंट हैं तो हमारा काम जो है सरकार के फॉर्मूला को क्रिटिसाइज करना नहीं, सरकार के साथ चलना है। तो कंक्लूजन पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट, और अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट देंगे तो उसका एक आप समाधान भी देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।